हो सकता है कि उनको मणिपुर जाने में थोड़ा तकलीफ होती होगी, लेकिन गुजरात अपने गृह राज्य तो जाते हैं ना। गृह राज्य में लॉ यूनिवर्सिटी में जो व्याभिचार हुआ कई लड़कियों के साथ, वहां क्यों चुप है? बीएचयू जहां से वो उनका लोकसभा क्षेत्र के नजदीक है, वहां क्यों चुप थे वो? शर्म भी नहीं आती इन लोगों को? दूसरों पे आरोप लगाने के पहले पहले अपना गरेबाज झांक के देखे। जब आरजेडी जनता दल यूनाइटेड साथ लड़ी चुनाव, तो दोनों की सीटें करीब करीब बराबर बराबर थी। बीजेपी जनता दल यूनाइटेड, तो जनता दल यूनाइटेड 45 पे आ गई। हर राजनीतिक दल में बीजेपी ने अपने लोग घुसा के रखे हैं। इसमें बीजेपी का ये इंटेलिजेंट मूव है, और जिन दलों में ये लोग घुस जाते हैं उनसे महामूर्ख राजनीतिज्ञ हो नहीं सकते। सबसे ज़्यादा बीजेपी के स्लीपर सेल जो है वो कांग्रेस में है। ये स्लीपर सेल पार्टी को अंदर से खोखला कर देते हैं। नरेंद्र मोदी में एक अलग ही संघर्ष है। वो कहीं ना कहीं वो सामने आकर के इंटरव्यू के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। और नितिन गडकरी को ये खुला छूट जो है भारतीय जनता पार्टी या आलाकमान क्यों दे रहे हैं? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को नितिन गडकरी से डर बहुत लगता है। वो किसी को फ्रेम में नहीं आने देते। एंड में एक्शन होगा तो आई विल टेक द ओनर्स ऑन मी, मैं खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। मंत्री पद गया तो गया, मुझे चिंता नहीं मंत्री पद की। नितिन गडकरी की महत्वाकांक्षा मुझे तो कम से कम दिखाई नहीं देती कि वो लॉबिंग कर रहे हैं या बार बार बोल रहे हैं, लेकिन दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति के खास कार्यक्रम वीकेंड विद वानखेड़े में। तो आज हमारे साथ फिर एक बार अशोक वानखेड़े जी मौजूद हैं। स्वागत है सर देश नीति पर आने के लिए। हम लगातार इस विषय पर डिस्कस कर रहे हैं कि 2024 में जैसा मोदी जी ने दावा किया कि 370 सीटें वो अकेले लाएंगे, लेकिन खबरें ये भी आ रही है कि बिहार में और यूपी में मामला फंस गया है। और खासकर यूपी की बात करें, सबसे बड़ा राज्य है, पकड़ है भाजपा की। वहां पर 25 से 30 ऐसे सीटें हैं जो है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जा सकती है। वो आंकड़े क्या है और आपके पास क्या जानकारी है इस पर? देखिए, खासकर जब ये अब की बार 370 पार और अब की बार 400 पार है, मैंने पहले भी कहा ये वॉर क्राई है, ये अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए है। लाले पड़े हैं 270 के, 330, 340, 35 से ज़्यादा सीटें आगे दिखाई नहीं देती, क्योंकि 2019 में जो 303 सीटें आई थी वो बीजेपी का बेस्ट परफॉर्मेंस था, क्योंकि इससे अच्छा परफॉर्मेंस हो नहीं सकता। गुजरात में 26 सीट है, 26 की 26 आपको मिली, राजस्थान में 25 से 25 मिली, तो 48 में से 40, 41 आपके पास है महाराष्ट्र में, तो ये बेस्ट परफॉर्मेंस था। तो अब 303 से 370 के लिए आपको और जगह ढूंढनी होगी, और बाकी जगह जैसी है बीजेडी है, उड़ीसा है, बंगाल में आपको और ज़मीन ढूंढनी होगी आपको। उसके बाद तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक तो आपके पास था ही, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तो बता ही दिया, और फिर आपको केरल में जाना होगा जहाँ कोई चांस है नहीं। ये वस्तुस्थिति है। अब हुआ ये है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी आपको गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सारी की सारी भी सीटें मिल जाती हैं, तो भी वो 270 वाला मैजिक आंकड़ा नहीं होता। तो आपका मामला फंसा है महाराष्ट्र में, आपका मामला फंसा है बंगाल में, मामला फंसा है बिहार में, और मामला फंसा है कर्नाटक में। कर्नाटक में आपके पास क्लीन स्वीप था, पिछली बार आपकी सरकार थी। इस बार जिस हिसाब से विधानसभा में बहुत ही दयनीय प्रदर्शन बीजेपी का रहा, और 100 से नीचे बीजेपी निपट गई, 60 सीटों पे बीजेपी आ गई है, तो इससे ये बात तो है कि कांग्रेस की सीटें वहाँ बढ़ेगी। यदि कांग्रेस की वहाँ 10 सीटें भी बढ़ती है तो 10 सीटों का गड्ढा बीजेपी को होगा, वो कहाँ से भरेंगे? जब पूरे देश में 303 का आंकड़ा बीजेपी ने पार किया, तब उत्तर प्रदेश में बीजेपी 62 पे आ गई, बीजेपी घट गई। तब बीजेपी के तमाम चीज़ें जो पूरे देश में चली, जो राष्ट्रवाद का तड़का चला, एयर स्ट्राइक चला, वो यूपी में काम नहीं किया, क्योंकि यूपी में राज्य की सरकार भी बीजेपी की थी, डबल इंजन की सरकार थी, तो डबल इंजन का फेलियर कहीं ना कहीं मार खा गया। और फिर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी एक होने से भी बहुत सारा पोलराइजेशन हो गया। अब पिछले इतने में इतना पानी गोमती में बह गया है
कि बहुजन समाजवादी पार्टी साइड को हो गई है, तो उसका वोट शेयर भी कम हो गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया। सबसे पहले समाजवादी ने और आरएलडी ने गठबंधन किया था। उस गठबंधन के चलते बीजेपी को लगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो मार खा सकते हैं, तो भाजपा ने फिर जयंत चौधरी को अपने पास ले लिया। अब जयंत चौधरी को जहाँ समाजवादी 7 सीट दे रही थी, वहाँ बीजेपी 2 सीट दे रही है। लेकिन फिर साथ में भारत रत्न भी है उनके दादाजी को, जयंत के। तो भारत रत्न की कीमत आप समझ लीजिए 5 सीट लोकसभा हो गई। लेकिन किसान आंदोलन के चलते जयंत चौधरी की खुद के अपनी 2 सीटें जो उनको 2 दी जा रही है, वो तकलीफ में आई है। उसमें भी एक बागपत है और एक दूसरी सीट है। तो बागपत तो देने को तैयार है, दूसरी सीट में मामला फंसा हुआ है। उसके बाद जो गठबंधन कांग्रेस का और समाजवादी का हुआ, उसके बाद समाजवादी ने जो 31 सीटें अपनी दी हैं, उसमें उन्होंने जातीय समीकरण इतना बढ़िया किया कि 31 में सिर्फ 4 यादव है, 6 कुर्मी हैं। तो उस हिसाब से सीटों का जो सोशल इंजीनियरिंग किया, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को अब चिंता होने लगी कि यूपी में कैसे करें। और होता है कि जब बड़ी पार्टी फंसती है तो छोटे दल जो होते हैं वो भी डिमांडिंग हो जाते हैं। अपना दल भी ज़्यादा सीटें मांग रहा है, फिर राजभर भी सीटें मांग रहा है, प्रभास जो है, सुप्रभास पार्टी है, वो भी ज़्यादा सीटें मांग रही है, निषाद भी ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं। तो कोई 5 सीट मांग रहा है, कोई 10 सीट मांग रहा है, ये दे एक रहे हैं। तो ऐसे में क्या होंगे, जहाँ आपने 5 सीट मांगी और आपको 1 सीट दी, तो बाकी 4 पे उनके जो वर्कर्स हैं वो पार्टी में नीचे वोट ट्रांसफ़र नहीं होता। अच्छा। क्योंकि जब उन्होंने अपनी पार्टी को बांधने के लिए बोला कि इस बार हम 5 सीटें लेंगे, तो 5 उम्मीदवार वहाँ तैयार हैं लोकसभा के। यदि उनको बीजेपी ने एडजस्ट नहीं किया तो वो मार खाएंगे। तो यूपी में मामला फंसा है। और जो मुझे रिपोर्ट मिली थी अंदरूनी, वो है कि उन्होंने रेड येलो जोन किया था, करीब 35 रेड जोन में है, 33 येलो जोन में है, और 19 सीटें बहुत पुअर मानी जा रही है। वो 19 सीटों के लेके भी वो बहुत ज़्यादा चिंतित है। अब मामला ये यहाँ तक आ गया कि ओवैसी साहब ने भी अनाउंस कर दिया कि वो भी सीटें लड़ेगी। अब ओवैसी साहब ने जो सीटें लड़ने की बात की है, ओरिजिनली अभी 7 सीटों पे उन्होंने किया है, अनाउंसमेंट किया है। वो 7 सीट समाजवादी पार्टी की हैं, गढ़ है। तो ओवैसी को भी इनडायरेक्टली बीजेपी यूज़ कर रही है, क्योंकि ऐसी 8 सीटें हैं विधानसभा की जहां बीजेपी का उम्मीदवार 350 से लेके 1200 के रेंज में चुनाव जीता है। और वहाँ हर सीट पे ओवैसी ने 1500, 2000, 4000, 8000 ऐसे वोट लिए हैं। ये वोट वही हैं जो समाजवादी पार्टी को जाने थे, क्योंकि इन्होंने एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर दिया और AIMIM के एक सिंपदाइज़र जो खड़े किए, वो वोट मुसलमानों का बंटने से बीजेपी को 8 सीटों का फ़ायदा तो विधानसभा में हुआ। तो नहीं बोलते बोलते लोकसभा में 2 सीटों से भी फ़ायदा हो गया। तो ओवैसी की वजह से 2 सीटें, जैन की वजह से 2 सीटें। तो एक 2 सीट की जब आपको मार्किंग करनी पड़ रही है, इसका मतलब जो मोदी जी कहते हैं कि मुझे चुनाव का बिगुल बजाना नहीं पड़ता, चुनाव होते हैं और लोग मुझे यूं ही चुनाव जितवा देते हैं क्योंकि मैं काम करता हूं। तो फिर लाभार्थियों का क्या हुआ? फिर राम जन्मभूमि का मसला सॉल्व हो गया, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। उसके बाद क्या हुआ? जो हिंदुत्व का और राष्ट्रवाद का तड़का लगता है। फिर इकोनॉमी, ट्रिपल इकोनॉमी होने जा रहे हैं और यूपी नंबर 1 हो गया है। हम हर एक के घर पे छत है, किसानों की आय दुगनी हो गई है। ये तमाम वादे जो है, यदि यथार्थ के धरातल पे सही है, तो फिर उनको 2 सीट के लिए किसी को भारत रत्न तो किसी को राज्यसभा ऐसी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस बात का ये द्योतक है कि भाजपा की हालत बहुत पतली है। इसीलिए एन केन प्रकरण देखिए ना आप, मायावती जी ने सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये कहा था कि भाई राजनीति में बोलते समय संयम रखना चाहिए, पता नहीं किसको किसकी कहाँ कब ज़रूरत पड़ेगी। उससे राजनीतिक विश्लेषकों ने ये सोचा कि हो सकता है मायावती जी अपने पत्ते ओपन करने जा रही है। मायावती जी के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तुरंत 2014 में जो सैंडस्टोन घोटाला जो 1200-1300 करोड़ का या 1800 करोड़ का था, उसकी FIR कब दर्ज हुई थी? 2014 में। और उस पर रेड कब हुई?
2024 में। जैसे मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, दूसरे दिन वो रेड हो गई और एक सप्ताह के बाद मायावती जी ने अनाउंस कर दिया कि मैं अकेली लड़ूंगी। जैसे ही गठबंधन हुआ, समाजवादी पार्टी में सेंध लगाई गई और उसके बाद राज्यसभा में जो क्रॉस ओवर हुआ और उसके बाद तुरंत एक पुराना केस फिर अकेले 2017-18 वाला केस फिर से उठ के सामने आ गया और सीबीआई ने समझ दिया। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये इस बात का इंडिकेटर है कि आप विरोधियों से आमना सामना करने में डर रहे हैं, आप उन्हें जेल में डाल रहे हैं, आप उन्हें डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। अभी आप देखिए, अभी बंगाल में भी वही हाल है। बंगाल में वो लगातार एक इशू को लेके इतने उद्वेलित है प्रधानमंत्री जी, जो महिलाओं का शोषण हुआ वहाँ पे, उसको लेके कि वो बार बार ये पब्लिकली कह रहे हैं कि इसके पीछे टीएमसी के लोगों का हाथ है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी उस यूपी में, जहाँ यूपी नंबर 1 है और जहाँ से वो आते हैं संसद, वहाँ बीएचयू में आईआईटी की लड़की के साथ जो व्यभिचार हुआ, उसके जो लोग थे वो चिन्हित हुए थे, पकड़े गए, मतलब पता पड़ गया था कौन है ये बीजेपी के आईटी सेल के पदाधिकारी थे। उनके ऊपर 1 महीने तक कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि वो मध्य प्रदेश के चुनाव में लगे हुए थे। उसके बाद उनको लाके एक लिपापोती का काम हुआ। तो जो बंगाल में हुआ वो बीएचयू में हुआ और उससे ज़्यादा घिनौना काम मुझे कई बार लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ये पाप कहाँ भोगेगा। गुजरात लॉ यूनिवर्सिटी में जो लड़कियों का शोषण हुआ हॉस्टल में, उनके साथ व्यभिचार किया गया, यहां तक कि लड़कों के साथ भी व्यभिचार हुआ, अप्राकृतिक काम हुआ उनके साथ। उसके बाद मामला रफा दफा हो गया, कुछ हुआ नहीं, ये रजिस्ट्रार ने अनाउंस कर दिया। ये तो भला हो गुजरात हाईकोर्ट का कि गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुओ मोटो लेते हुए नोटिस इशू किया और उन्होंने कहा कि शर्म से हमारी मतलब सर झुक रहा है। उसमें जिन लड़कियों का शारीरिक शोषण हुआ और जिनके ऊपर व्यभिचार हुआ, उन लड़कियों ने कहा कि राजनीतिक यहाँ भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण है, उन लोगों को उनके नेता इन्वॉल्व है। तो जिसके लिए बंगाल में, जिसके लिए प्रधानमंत्री इतने उद्वेलित होते हैं, तो क्या अपने होम स्टेट गुजरात, जहां 35 साल से राम राज्य चल रहा है, वहां चुप क्यों है? ये विपक्ष को डिस्क्रेडिट करना, लगातार ये बताना कि मेरे यहां सब ठीक है, जबकि इनके यहां बंगाल से ज्यादा व्यभिचार के केसेस हैं, दलित उत्पीड़न ज्यादा है, भ्रष्टाचार के मामले तो छोड़िए। तो ये नरेशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सारे विपक्ष के, आपने देखा होगा बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड में किस तादाद में बीजेपी ने पैसा उठाया है और विपक्ष को क्या मिला है। तो आप विपक्ष को फाइनेंशियली कमजोर कर रहे हो, उनके नेताओं को जेल में डाल रहे हो झूठे आरोपों पे। मैं झूठे आरोपों पे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक जितने नेता जेल में हैं, किसी का आरोप सिद्ध नहीं हुआ। अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे। महाराष्ट्र सबसे बड़ा राज्य है, यूपी के बाद 48 सीटें आती है लोकसभा की। मुंबई आर्थिक राजधानी है। उस आदमी ने 13 महीने जेल में काटे और उस सेल में काटे जिसमें कसाब रखा गया था। और उसमें क्या निकला? जिस न्यायमूर्ति ने, जिस न्यायाधीश ने उनको जमानत दी, उसने कहा कि कौन सा केस बनता है इनके खिलाफ भाई, क्यों अंदर है ये? 100 करोड़ का आरोप। कमिश्नर ने कहा मैंने सुनी सुनाई बातों पे बोला था, मेरे पास भी कुछ नहीं है इसकी जानकारी। सुनी सुनाई बातों पे एक कमिश्नर आरोप लगाता है और सुनी सुनाई बातों पे एक गृह मंत्री एक बड़े राज्य का 13 महीने जेल में रहता है। ये क्या है? ये विपक्ष को आप कमजोर क्यों करना चाहते हैं? अरे आप में दम है, आप में गारंटी है जीत की, तो आमने सामने फेस कीजिए। लेकिन आप विपक्ष का, उनको पैसे मिलने नहीं देते चुनाव के लिए, ब्लॉक कर देते हैं। जो पैसे उनको मिले उनको भ्रष्टाचार बोल के, केजरीवाल जैसा
केजरीवाल ने एक ही किया ना, एक दारू के ठेकेदार से 35 लाख रुपए का चेक लिया पार्टी फंड में। ये इलेक्टोरल बॉन्ड होता तो क्या होता? ये इलेक्टोरल बॉन्ड होता तो क्या होता? और जो इलेक्टोरल बॉन्ड लिए, जब पता पड़ेगा कौन ने किस पार्टी को दिए, तो सब पता पड़ जाएगा कि कैसे कैसे राजकीय दलों के पास पैसा आता है और कैसे ठेके दिए जाते हैं, कैसे पॉलिसीज में बदलाव किया जाता है किसी उद्योगपति को मदद करने के लिए, और उसके एवज में पैसे लिए जाते हैं। जी, मैं इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर आऊंगी। हम देख रहे हैं किस तरह से संदेश खाली का जो मामला है उसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। मैं वही कह रहा हूँ आपको। मणिपुर जाने का वक्त प्रधानमंत्री को नहीं है, लेकिन बंगाल में। अरे छोड़िए मणिपुर, मणिपुर तो प्रधानमंत्री के लिए दूर हो सकता है। अब उनकी भी उम्र 70 पार हो गई है, हो सकता है कि उनको मणिपुर जाने में थोड़ा तकलीफ होती होगी, लेकिन गुजरात अपने गृह राज्य तो जाते हैं ना। गृह राज्य में लॉ यूनिवर्सिटी में जो व्यभिचार हुआ कई लड़कियों के साथ, वहां क्यों चुप है? बीएचयू जहां से वो उनका लोकसभा क्षेत्र के नजदीक है, वहां क्यों चुप थे वो? सिर्फ जहां विपक्ष की सरकार है वहीं उनको व्यभिचार दिखता है। और जो बीजेपी के जो आईटी सेल के लोगों ने किया वो सदाचार था। शर्म भी नहीं आती इन लोगों को। दूसरों पे आरोप लगाने के पहले पहले अपना गरेबार झांक के देखे। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, कानून ने अपना काम कर लेना चाहिए, लेकिन ये यदि विरोधी पार्टियों के सरकारों के साथ है तो आपकी अपनी सरकार, और खासकर गुजरात की सरकार जहां 35 साल से राम राज्य चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी राम राज्य ही लाती है ना, और 10 साल से तो डबल इंजन की सरकार है। वहां कैसा यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार कहता है कि हमारे फाइंडिंग में कुछ नहीं मिला? लड़कों के साथ दुराचार हुआ है। अहमदाबाद में नाक के नीचे वहां के गृह मंत्री, वहां के मुख्यमंत्री, आदरणीय गृह मंत्री देश के जो गुजरात से आते हैं, वहां के सांसद है, गरबा खेल रहे थे क्या? जी, अब थोड़ा यूपी से बिहार पर आते हैं, क्योंकि बिहार का मामला भी बुरी तरह से फंसा हुआ है। अगर राजनीतिक समीकरण को देखा जाए तो आरजेडी कांग्रेस के जो भी विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। अब कहा यह भी जा रहा है, या अंदर खाने से ये भी खबर है कि अब भारतीय जनता पार्टी का अगला टारगेट जो है वो जेडीयू के विधायक है। देखिए, और नीतीश कुमार को हटा करके, नीतीश कुमार बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। मैंने तो आपको पिछली बार भी कहा था, भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में 2 पार्टी सिस्टम चाहती है। उनको पता है कि वो आरजेडी को नहीं खा सकते, लेकिन उन्हें पता है कि उनके थाली में जेडीयू बैठी हुई है। वो जेडीयू को समाप्त करके आरजेडी वर्सेस बीजेपी ही बिहार की राजनीति में आने वाला संघर्ष है। नीतीश कुमार ने जीवन की सबसे बड़ी भूल की बीजेपी के साथ जाने के लिए। नीतीश कुमार चाहते थे लोकसभा और विधानसभा साथ में हो। आरजेडी नहीं चाहती थी, क्योंकि आरजेडी को लगता था कि यदि हमने विधानसभा भंग की तो इलेक्शन कमीशन जो है वो बीजेपी के हाथ में खेल रहा है। ये आरजेडी का सोच था। ऐसे में यदि राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया और उसके तहत लोकसभा चुनाव करवाए गए तो सारे अधिकारी उनके होंगे और फिर बहुत तकलीफ होगी। तो वो इसके लिए तैयार नहीं थे। बीजेपी ने इसी जगह पे जनता दल यूनाइटेड को कहा कि हाँ, भंग कर देते हैं। नीतीश बाबू बीजेपी के साथ इस आशा में गए कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ में होंगे। जैसे ही नीतीश बाबू स्विच ओवर हो गए, सरकार बनी बीजेपी की और जेडीयू की, कुछ दिनों के बाद विधान परिषद के चुनाव का नोटिफिकेशन निकला। विधान परिषद के चुनाव के उन सीटों का जिसका वोटिंग एमएलए करेंगे। यदि वो चुनाव संपन्न होते हैं तो विधानसभा भंग नहीं होती, क्योंकि विधानसभा भंग होने के बाद एमएलए रहेंगे नहीं, तो वो चुनाव बेनामी हो गया, कोई मतलब नहीं उस चुनाव का। और यदि वो चुनाव हो रहा है तो इसका मतलब बीजेपी ने चाल चली। पिछली बार क्या हुआ था? बीजेपी जनता दल यूनाइटेड साथ लड़ी थी,
जब आरजेडी जनता दल यूनाइटेड साथ लड़ी चुनाव तो दोनों की सीटें करीब करीब बराबर बराबर थी। बीजेपी जनता दल यूनाइटेड, तो जनता दल यूनाइटेड 45 पे आ गई और बीजेपी का ग्राफ यूं ऊपर चला गया, क्योंकि बीजेपी ने रामविलास पासवान के पार्टी का बहुत सही उपयोग करते हुए जनता दल यूनाइटेड की सारी सीटें खा गए और बीजेपी का जो नंबर बढ़ा वो जनता दल यूनाइटेड की सीटों से था, जिसका कारण रामविलास पासवान का कुनबा था। उन्होंने इतने वोट खा गए कि जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हार गए। तो ये जो पासवान कार्ड उस टाइम पे खेला गया, इस वजह से ये कॉशियस थे। अब मैंने सुना कि उनकी और अमित शाह जी की बड़ी हॉट एक्सचेंज भी हो गई फ़ोन पे। उन्होंने कहा कि आपने हमारे साथ गलत किया। उन्होंने कहा कि चुनाव करवाएंगे, लोकसभा के बाद तुरंत विधानसभा करवाएंगे। तो उन्होंने कहा तो फिर विधानसभा के चुनाव करवा के फिर आप खेलिएगा कार्ड पासवान जी का और फिर हमको निपटाइएगा। लेकिन तीर निकल चुका है, अब उनके पास कोई नहीं। इन द मीन टाइम उन्हें विदेश भी जाना है इलाज के लिए। आने वाले 4 दिन बहुत क्रूशियल है। एक 3 तारीख की एक रैली है, 4 तारीख की एक रैली है। 4 तारीख को विधान परिषद का नॉमिनेशन भी है और खुद मुख्यमंत्री इनकी विधान परिषद जा रही है, इनको भी नॉमिनेट करना पड़ेगा। इसी बीच में वो विदेश जाने की भी बात हो रही है। इसी बीच में आरजेडी ने कह दिया कि भाई चाचा कभी भी आ सकते हैं। तो क्या वापस जाएंगे नीतीश बाबू? क्या नीतीश बाबू बीजेपी के साथ चुनाव लड़के विधानसभा का, जिन्होंने इस टाइम पे शब्द नहीं रखा, उस टाइम पे कैसे शब्द रखेंगे? नीतीश बाबू, देखिए बीजेपी सारे घोड़े खोल देती है चुनाव लड़ने के लिए। हर राजनीतिक दल में बीजेपी ने अपने लोग घुसा के रखे हैं। इसमें बीजेपी का ये इंटेलिजेंट मूव है और जिन दलों में ये लोग घुस जाते हैं उनसे वहां मूर्ख राजनीतिज्ञ हो नहीं सकते। सबसे ज्यादा बीजेपी के स्लीपर सेल जो है वो कांग्रेस में है, समाजवादी में भी है, सेना में भी थे, शरद पवार के पार्टी में भी थे, नीतीश कुमार के पार्टी में भी है। ये स्लीपर सेल पार्टी को अंदर से खोखला कर देते हैं। इन्हीं स्लीपर सेल के चलते हिमाचल का डिजास्टर हो गया। विपक्ष शासित राज्यों के बारे में अगर बात की जाए तो हमने देखा हाल फिलहाल में किस तरह से तोड़फोड़ की गई। क्रॉस वोटिंग हुआ, चाहे हम यूपी की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें। हिमाचल प्रदेश में सरकार तो बचते बचते रह गई कि सरकार गिरी नहीं। क्या आपको लगता है कि 2024 चुनाव से पहले या 24 चुनाव के बाद शायद विपक्ष शासित राज्य अब भले ही रह जाएगा और सब उसमें सबसे ऊपर होगा शायद बिहार और महाराष्ट्र? शिंदे को भी निपटाया जाएगा और इधर नीतीश कुमार नहीं, ये तो सब चुनाव में निपट जाएंगे। देखिए शिंदे हो गए, अजित पवार हो गए, ये वीआरएस पे है। हर राज्य की तासीर होती है चुनाव की। बिहार में जाति का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में भी जातियों का इम्पैक्ट है, महाराष्ट्र बंगाल जैसे राज्यों में मराठी अस्मिता बड़ी मानी जाती है, गद्दारी को जगह नहीं है दोनों राज्यों में। यही कारण है कि 34 एमएलए जो पिछली बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ चले गए थे उसमें सिर्फ 2 जीत पाए और 32 हार गए। महाराष्ट्र का भी इतिहास यही है कि जो इधर से उधर भागते हैं वो जनरल चुनाव हार जाते हैं। एक सवाल और कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि 2024, जैसे मैंने आपसे कहा कि 2024 जीतते जीतते शायद शिंदे गुट को भी निपटाया जाएगा और इधर नीतीश कुमार को भी निपटाया जाएगा और बीजेपी बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाएगी शायद। और इसी कोशिश में भारतीय जनता पार्टी है। शिंदे को भी कहीं ना कहीं तोड़ा जाएगा। उनके जो विधायक भाजपा के साथ शामिल हो रहे थे उनको भी शायद तोड़ फोड़ कर भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लाएगी। मुझे लगता है लोकसभा में बीजेपी अपने पूर्ण बहुमत पे सरकार नहीं बना पाएगी। सरकार बीजेपी की बनेगी लेकिन उन्हें साथियों की ज़रूरत होगी। एक खबर मेरे पास ये भी है कि कुछ फ्रेंडली कॉन्टेस्ट उड़ीसा में करवाने के लिए तैयार है। वो उड़ीसा में बीजेडी और बीजेपी मिल के कुछ सीटें आपस में बांट लेंगे तो
और बीजेडी वैसा भी बीजेपी का संकट मोचक रहा है हमेशा। तो क्योंकि अब बीजेडी का पूरी बैकडोर पांड्यान के हाथ चली गई है, जो एक IAS ऑफिसर थे वो रिटायर्ड होकर अब पार्टी में आ गए हैं और नवीन बाबू ने सब कुछ उन्हीं को सौंप दिया है। और कहते हैं कि पांड्यान की पत्नी बड़ी एम्बिशियस है मुख्यमंत्री बनने के लिए आगे पीछे, तो वो बीजेपी ने एक शायद लॉलीपॉप उनको थमा दिया होगा। तो वो, और यही कारण है कि जो हमारे IT मिनिस्टर है, रेलवे और IT मिनिस्टर, ये उड़ीसा से राज्यसभा क्लियर हुई उनकी बीजेपी की, जहाँ सीटें नहीं थी बीजेपी के पास, तो बीजेडी ने उनको बेल आउट किया। तो कई जगह ये जुगाड़ कर रहे हैं, वहाँ TDP के साथ जुगाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ तमिलनाडु मनीला कांग्रेस है, TMC तमिलनाडु की, उसके साथ बीजेपी ने टाइप किया, लेकिन एक आध सीट भी मुश्किल है वहाँ पे। तो कुल मिला के इनको कई जगह से समर्थन लेना होगा। वो समर्थन कैसा क्या करेंगे जुगाड़, ये तो समय बताएगा। लेकिन वर्तमान में महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार बुरी तरह से फंसा है। जिस हिसाब से तेजस्वी को मिली है भयानक, मतलब जिस हिसाब से तेजस्वी की यात्रा को वहाँ समर्थन मिला है, और बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड में अभी भी खुसर फुसर चल रही है, तो इसका इम्पैक्ट मतदाताओं पे, यदि मतदाताओं को ये लगा कि हमारे नीतीश को ये निपटा रहे हैं, तो वो बीजेपी के निपटा देने में आगे पीछे देखेंगे नहीं बिहार की जनता। नितिन गडकरी एक बड़ा नाम है। नितिन गडकरी के लिए ये कहा जा रहा था, शायद आपने भी कहा था, हमने इस पर डिस्कशन भी किया था, कि अगर 24 का चुनाव मोदी जी जीतते हैं तो नितिन गडकरी को भी निपटाया जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि हर जगह पर नितिन गडकरी इंटरव्यू देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, और उनका और मोदी जी का जो एक बनाम या वर्सेस वाला चेहरा बनाया गया था कि नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी में एक अलग ही संघर्ष है, वो कहीं ना कहीं वो सामने आकर के इंटरव्यू के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। और नितिन गडकरी को ये खुला छूट जो है भारतीय जनता पार्टी या आलाकमान क्यों दे रहे हैं? नहीं, देखिए, नितिन गडकरी विदर्भ से आते हैं और नागपुर विदर्भ का जो एक नेचर है वो अक्खड़ होते हैं। ये जैसे लोग कहते हैं ना जाट बड़ा अक्खड़ होता है, वैसे ये थोड़े से अक्खड़ हो जाते हैं, मुंह फट होते हैं, जो है सामने बोल देते हैं। और गडकरी आज से नहीं, बहुत पहले से इसके लिए जाने जाते हैं। गडकरी सोशल मीडिया सेवी है। गडकरी का रोज का हर कार्यक्रम लाइव होता है, किसी मंत्री का नहीं होता। उनका अपना सोशल पेज है, सोशल मीडिया की टीम है। गडकरी जिस दिन कुछ नहीं करते उस दिन किसी कुकरी वाले को भी इंटरव्यू देंगे तो वो भी लाइव होता है। गडकरी किसी दिन अपने घर में बैठे और बॉम्बे में नागपुर में 4 एक्टर शूटिंग के लिए आए और उनसे मिलके गए तो वो भी लाइव होता है। गडकरी ऐसे एक आदमी हैं जिनके अपने यूट्यूब से 4 से 4.5-5 लाख रुपए महीने की इनकम है उनको, और वो एक वृद्धाश्रम को दे देते हैं। तो रहते रोज ही है वो सोशल मीडिया पे। लेकिन अभी हो क्या गया है कि आए दिन लोग उनको इंटरव्यू के इसलिए बुलाते कि कुछ निकले उनके मुंह से। अच्छा, वो बड़े क्लियर कट कहते कि भाई ये जो सत्ता है कुछ दिनों की मेहमान होती है, हमें इंसान जैसा रहना चाहिए। तुरंत उसमें से लोग निकाल देते हैं कि नरेंद्र मोदी को नसीहत दी गडकरी ने कि सत्ता कुछ दिनों की होती है, आप इंसान जैसे रहिए, क्योंकि मीडिया को कंट्रोवर्सी चाहिए। ऐसे कई है। एक बार उन्होंने भोपाल में कहा था, उन्होंने कहा था कि मैनेजमेंट जो है एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। उन्होंने कहा था कि कई लोग बहुत अच्छे मैनेजर हैं, नेटवर्किंग पे बोल रहे थे। बोले नेटवर्किंग आदमी का बहुत एक सक्सेस का एक बहुत बड़ा रूट हो सकता है। बोला उदाहरण के तौर पे दाऊद इब्राहिम इतना ज़बरदस्त नेटवर्किंग है, यदि वो पॉजिटिव साइड पे होता तो किसी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट होता, लेकिन वो गलत साइड पे है तो अंडरवर्ल्ड में चला गया। सारे मीडिया ने हेडलाइन चलाई, गडकरी दाऊद इब्राहिम की बढ़ाई कर रहे हैं। उनने कहा एक इंटरव्यू में कि मुख्यमंत्री मनोहर जोशी ने कहा कि ये जो आदिवासी क्षेत्र है मेलघाट का, यहाँ रोड क्यों नहीं बन पाते।
पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी ने कहा कि वहाँ फॉरेस्ट का लफड़ा है। फॉरेस्ट कंजर्वेटर जो था महाराष्ट्र का, वो भी मीटिंग में था। उन्होंने कहा कि सर कानून इतने टेढ़े कड़े हैं एनवायरनमेंट के कि मैं तो अलाउ नहीं कर सकता आपको रोड बनाने के लिए। तो मनोहर जोशी जिनकी अभी मृत्यु हुई है पिछले सप्ताह, वो हतप्रभ बैठे रहे। सेक्रेटरी उठ के चले गए, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर गडकरी बैठे रहे। उनने कहा कि नितिन, तुम्हें नहीं लगता कि इस महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी इतना हेल्पलेस हो जाता है कई बार? तो गडकरी ने कहा कि देखो साहब, आप मन पे ले लो, रोड बनाने हैं, मैं बनाऊंगा, मेरे पे एक्शन होगा, मामला कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, एंड में एक्शन होगा तो आई विल टेक द ओनस ऑन मी, मैं खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। मंत्री पद गया तो गया, मुझे चिंता नहीं मंत्री पद की, मैं किसी की चिंता नहीं करता, कल जाए आज जाए। मनोहर जोशी ने 2 मिनट सोचा, बोला नितिन गो अहेड। फॉरेस्ट के पेड़ काट के उन्होंने रोड बनाए, खूब हो हल्ला हो गया। लेकिन मेलघाट में रोड बने, मेडिकल की गाड़ियां नहीं जा सकती थी, डॉक्टर नहीं जा सकते थे। तो उनका वो जो डायलॉग था, मैं मंत्री पद की चिंता नहीं करता, कल जाता है आज जाए, बस उतना लेके पूरे देश में वायरल हुआ। तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर नितिन गडकरी और मोदी में कोई मतविरोध नहीं, बहुत जबरदस्त, नहीं, बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। नितिन गडकरी की महत्वाकांक्षा मुझे तो कम से कम दिखाई नहीं देती कि वो लॉबिंग कर रहे हैं या बार बार बोल रहे हैं। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को नितिन गडकरी से डर बहुत लगता है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हर एक से डर लगता है। वो किसी को फ्रेम में नहीं आने देते, वो किसी को हार में नहीं आने देते। अपने सामने कोई खड़ा हो तो उसका हाथ पकड़ के साइड को कर लेते हैं। उन्होंने नया पार्लियामेंट भवन का जो लोकार्पण किया, उसमें राष्ट्रपति जी की अनिवार्यता की थी। भैया पार्लियामेंट हाउस राष्ट्रपति ने तो कौन आएगा, नहीं आने दिया क्योंकि लाइमलाइट खुद देना चाहते थे। उन्हें यह डर था कि राष्ट्रपति जी आएगी तो फोकस राष्ट्रपति पे होगा। क्या अडवाणी जी वहाँ जा नहीं सकते थे? क्या अडवाणी जी अभी गार्डन में नहीं घूमते अपने घर के? वो आराम से जा सकते थे। हम कई बार फ्लाइट में देखते तो वयोवृद्ध लोगों को व्हील चेयर से ले जाते। क्या नज़ारा होता देखिए आप कि अडवाणी जी को व्हील चेयर पे रामलला के दर्शन करने के लिए मोदी जी लेके जा रहे हैं। अरे लोगों की आंखों में से आंसू आते। लोग बोलते थे कि ये देखो, ये श्रवण बाल, ये श्रवण की कहानी है। लेकिन अडवाणी जी को नहीं जाने दिया क्योंकि फोकस मेरे से हटना नहीं चाहिए, यह डर है। तो आपके मुताबिक कि नितिन गडकरी को, राजनाथ सिंह को 2024 में टिकट जरूर दिया जाएगा? टिकट नहीं, इनका प्रॉब्लम है। इनको खुला छोड़ोगे तो ज़्यादा तकलीफ होगी। ये इनको टिकट देंगे और चुनाव हरवाने का प्रयास करेंगे। तो नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह ये अपने चुनाव जीतने के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के कहीं जा नहीं पाएंगे। नितिन गडकरी जिस बेस्ट परफॉर्मर मिनिस्टर माना जाता है, सभी मानते हैं उनको, उस बेस्ट परफॉर्मर मिनिस्टर का यह हाल है कि वो महाराष्ट्र जैसे राज्य में ऑल इंडिया अध्यक्ष बीजेपी के महाराष्ट्र राज्य में प्रचार के लिए नहीं बुलाए जाते, इतने साइडलाइन किए गए हैं। जैसे सुबह सुबह ये खबर आई कि गौतम गंभीर ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने बाकायदा ट्वीट करते हुए कहा गंभीर को कि बोला मैं संन्यास ले रहा हूं। भैया क्या करेगा आदमी, अपनी इज्जत बचाएगा ना। खबरें ये भी चल रही थी कि उनका टिकट लोकसभा में इस बार उनको पूर्वी मिलना ही दिल्ली नहीं से था। कटेगा। मोस्ट नॉन परफॉर्मिंग, देखिए क्रिकेटर, स्पोर्ट्स के लोग, एक्टर्स, जर्नलिस्ट, उद्योगपति, इनको जब आप टिकट देते हैं, ये आपके पार्टी की बैंकरप्सी है। आपके पार्टी भी दिवालिया हो गई है कि आपके पास नेता नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है। आपको हेमा मालिनी लगती है, धर्मेंद्र लगता है, सनी देओल लगता है, विनोद खन्ना लगता है,
शत्रुघ्न सिन्हा लगता है, अक्षय कुमार भी चाहिए, कंगना रनावत भी चाहिए, आपको हंसराज हंस भी चाहिए। क्या दिल्ली में जिसका इतिहास बीजेपी का है, सालों से दिल्ली में बीजेपी नगर निगम में बैठी हुई है, क्या दक्षिण दिल्ली में आपको हंसराज हंस को लाना पड़ा? क्या दिल्ली का अध्यक्ष बनाने के लिए आपको बिहार से एक सिंगर को लाना पड़ा, तिवारी को? ये बैंक्रप्सी है आपकी? या जो जमीन से जुड़े वजूद के नेता हैं उनसे आप डरते हैं कि कहीं ये बड़ा हो गया तो मेरा क्या होगा? ये असुरक्षा की भावना है आला कमान की। इस पार्टी के जो सबसे बड़े नेता है उनकी इतनी असुरक्षा की भावना है कि वो किसी भी पार्टी के पुराने नेता को या जिसका वजूद है उसको बढ़ने नहीं देते। और ऐसे रबर स्टैंप को लेके आते तो लोग बोलते ठीक है एक बार जीत गया गंभीर। अब लोगों को समझ आया, गोविंदा जीत गए थे। कांग्रेस ने गोविंदा को टिकट दिया था और राम नाईक के खिलाफ टिकट दिया था, जो राम नाईक पुराने राजनीतिज्ञों में से है कि जो पोस्ट कार्ड लिख लिख के हर चीज का जवाब देते थे। जीवंत कांटेक्ट यदि संवाद अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी का हो तो वो राम नाईक के बारे में लोग बोलते थे महाराष्ट्र में कि गजब, एक एक गली मोहल्ले में एक एक आदमी के साथ संबंध है। उसको गोविंदा ने हरवाया। बताइए क्या गोविंदा का स्ट्रेचर है पॉलिटिक्स में? हेमावती नंदन बहुगुणा, द चाणक्य ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। उत्तर प्रदेश में उनके स्ट्रेचर का नेता नहीं था। गंगा किनारे वाला करके छोरा करके ठुमके लगाते हुए अमिताभ ने हरा दिया उनको। हमारे लोग भी, मतदाता भी मूर्ख है। अमिताभ बच्चन विलन को मारता है फिल्मों में, भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ता है फिल्मों में। वास्तविकता जीवन में ऐसा नहीं होता। वास्तविकता में क्या है? हैंडपंप उखाड़ने वाला फिल्मों में सन्नी देओल और तारीख पे तारीख नाम से चिल्ला के वकीलों का रोल करने वाला सन्नी देओल 5 साल में एक शब्द नहीं बोला पार्लियामेंट में। गुरदासपुर के लोगों का दुर्भाग्य है, कभी वो विनोद खन्ना को ढोते हैं, कभी वो सनी देओल को ढोते हैं। परिवारवाद के खिलाफ बोलते प्रधानमंत्री जी, लेकिन हेमा जी भी चाहिए, फिर उनके पति धर्मेंद्र भी चाहिए, उनके सौतेले बेटे सनी देओल भी चाहिए। अरे ये परिवारवाद नहीं तो क्या है भाई? पूरा कुनबई लेके बढ़ गया आप तो। यानी गौतम गंभीर का इस्तीफा ये कोई मामूली इस्तीफा नहीं है। ये उनको बोला गया कि आप भैया बहुत हो गया, अब नया कोई गौतम गंभीर ढूंढा जाएगा, कोई नया प्लेयर ढूंढा जाएगा। मतलब ये तो भाजपा के लिए फिर ट्राई एंड एरर मेथड है कि एक के लिए एक बार ट्राई एंड एरर नहीं। देखिए ये दिस इज द ओरिजिनल गुजराती मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स। नरेंद्र मोदी जब गुजरात में थे तो क्या करते थे? विधायकों का टिकट काटते थे, सब विधायकों का टिकट काट दिया। लोग बोलेगा क्या पॉलिसी है? मेरा ये कहने का है कि यदि गुजरात में बहुत अच्छा काम हुआ है, विकास की गंगा बही है, लोग सारे खुश हैं, सारे प्रॉब्लम्स आपने हल कर दिए हैं, तो आपके उम्मीदवार को क्यों हराएगा आदमी? नाकारा सरकार हमेशा अपनी नाकारापन विधायकों पे छोड़ देता है। सब विधायकों की टिकट काट दिए, लोगों ने तालियां बजाई क्योंकि विधायक काम नहीं कर पाते थे। अरे विधायक कैसे काम करेंगे जो मोदी जी के सामने मुंह नहीं खोल पाते? वो काम क्या करेंगे? केंद्र में ऐसा कोई सांसद है जो मोदी जी के सामने बोलेगा? कोई कैबिनेट मंत्री है जो मोदी जी को समझाएगा कि आप गलत कर रहे हो? मोदी जी को बताएगा कि मेरी ये जरूरत है, ये चाहिए मुझे? यही खबरें आ रही है कि कम से कम 70 से 80 सांसदों का टिकट इस बार काटा जाएगा। यदि 70 कॉन्स्टिट्यूंसी में टिकट काटा जाएगा तो ये 70 नालायक लोग हैं जिनको 5 साल तक इस धरती पे बोझ बना के मोदी जी ने रखा था। ये लोग गौतम गंभीर, कौन है गौतम गंभीर? कौन लाया था गौतम गंभीर को? मोदी जी लाए थे ना 19 चुनाव से पहले। तो मोदी जी एक नालायक आदमी को लेके आते हैं। मैं नालायक यानी गाली के सेंस में नहीं बोल रहा हूं।
जो लायक नहीं है उसको नालायक कह रहा हूं मैं। और यदि वो लायक है तो रिपीट करिए। आप भी तो रिपीट हो रहे हैं महाशय, तीसरी बार आ रहे हैं। अमित शाह भी रिपीट हो रहे, स्मृति ईरानी जी भी रिपीट होगी, गडकरी भी रिपीट हो रहे, राजनाथ सिंह भी रिपीट हो रहे। तो गंभीर ने क्या गलती की? गंभीर ने काम नहीं किया, तो फिर आपने क्या किया? आपने इसको, आपकी क्या गारंटी कि अगला उम्मीदवार आप ऐसा देंगे? जनता को सोच लेना चाहिए। एक देश चलाने के लिए जैसे सत्ता पक्ष की ज़रूरत होती है, और अगर बीजेपी को हटाना है तो विपक्ष को भी मजबूत होना पड़ेगा। आपके हिसाब से आज विपक्ष कहां पर है? और खासकर मैं कांग्रेस के बारे में पूछूंगी कि 2019 में 52 सीटें कांग्रेस लाई थी, और इस बार कहां पर कांग्रेस? मैं, यदि कांग्रेस को सीटें मिलती भी है तो बाय डिफॉल्ट मिलेगी, बाय डिफॉल्ट मिलेगी। कांग्रेस का टैली बढ़ेगा तो कर्नाटक में बढ़ेगा, बिहार और यूपी में बढ़ेगा तो इन लोगों के भरोसे बढ़ेगा, महाराष्ट्र में बढ़ेगा तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार की वजह से बढ़ेगा, रीजनल पार्टीज। मैं बार बार कहता हूं कि यदि वर्तमान में सत्ता परिवर्तन यदि लोगों को चाहिए तो कांग्रेस के भरोसे ये नहीं हो सकता। क्षेत्रीय दलों के क्षेत्र जो है वही भारत बचाओ और संविधान बचाओ की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन 303 सीटों से अगर भारतीय जनता पार्टी घटती है और 270 या 272 या 250 पर आती है तो वो गेन किसी ना किसी को तो होगा, और ये क्षेत्रीय दलों को मैंने होगा। बोला कुछ क्षेत्रीय दलों को होगा, कुछ बाय डिफॉल्ट बीजेपी को होगा, कांग्रेस को होगा, सॉरी कांग्रेस को होगा बाय डिफॉल्ट। कर्नाटक में तो कोई तीसरा पार्टी नहीं है। जो जनता दल यस है वो ओल्ड मैसूर, मैसूर मांड्या, ये उसी हसन, ये उसी एक छोटे से बेल्ट में है। वो भी अब कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर उनको, उनका भी पूरा भक्षण कर लिया है ऑलमोस्ट, पिछले विधानसभा में देखा जाए तो कुल मिला के कांग्रेस के भरोसे ये लड़ाई लड़ी नहीं जाएगी, क्योंकि कांग्रेस से नाकारा राजनीतिक दल विपक्ष में ढूंढने से नहीं मिलेगा। वजह क्या है? इतनी बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी, वजह यह सालों से है देश कि चलाए। पार्टी में कोई सीरियस नहीं है, पार्टी में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, कोई राहुल गांधी को कहता है कि ये सब क्या हो रहा है हिमाचल में, बोला अध्यक्ष जी को बोलो, मैं क्या कर सकता हूँ। अध्यक्ष जी को बोले तो बोलते राजीव शुक्ला को बोलो, मैं क्या कर सकता हूँ। राजीव शुक्ला कौन है? ये बीजेपी के स्लीपर सेल है। फुल टाइम पॉलिटिशियन चाहिए। यदि अमित शाह, चलो ठीक है विचारधारा नहीं बनती, लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी की मेहनत देखिए आप, क्या मेहनत से चुनाव लड़ते, क्या ताकत से लगातार भ्रमण करते हैं, इस राज्य से उस राज्य में, उस राज्य से इस राज्य में, रोज रैलीज, रोज मीटिंग्स। कांग्रेस में कोई किसी के पैर में नहीं। हिमाचल के 40 विधायक नहीं संभाल के रख पाए हम, 40 विधायक। लेकिन फिर बिना कांग्रेस के अब विपक्ष के तौर पर नरेंद्र मोदी के सामने कोई खड़ा कैसे हो सकता है? अगर सत्ता पलट होती है तो वो कांग्रेस के बगैर कैसे संभव होगा? या तो सत्ता पलट होगी नहीं, फिर से नरेंद्र मोदी आएंगे। कि 3 राज्य जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं, करीब करीब 200 सीटों पे, उसमें से बाय डिफॉल्ट एंटी इनकम्बेंसी के चलते कांग्रेस 40-50 सीट ले आती है, बाकी 150 सीटों पे कांग्रेस बीजेपी रहती है। बीजेपी को सही मायने में, बहुत पहले शरद पवार ने एक बात कही थी 2019 के चुनाव के बाद, नतीजे आने के बाद, जब ममता और ये सब मिले थे शरद जी के पास, तो शरद जी ने कहा कि कोई फ्रंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हर नेता ने यह तय कर लेना चाहिए कि मेरे राज्य से मैं बीजेपी का निकासा करूंगा। यदि मेरे राज्य में मैंने बीजेपी के ऊपर जीत हासिल की तो केंद्र में ऑटोमेटिक फ्रंट बनेगा और हम सत्ता में आएंगे। इसीलिए बंगाल में बीजेपी की 18 सीटों में से कितनी कम कर सकती है, यह ममता की ताकत है। आरजेडी पूरी ताकत के साथ बीजेपी का सामना कर रही है बिहार में। यूपी में अखिलेश जिस हिसाब से भागादौड़ी कर रहे हैं
और जिस हिसाब से पहले मैंने बोला ना 31 सीटों में जो उन्होंने जातीय समीकरण किया, वो दिखता है कि वो लड़ना चाहते हैं। बाकी पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अच्छी लड़ी, गुजरात में 12% वोट लिया उन्होंने। दिल्ली पंजाब में आम आदमी पार्टी लड़ेगी, गुजरात में आम आदमी पार्टी लड़ेगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आसाम, गुजरात, राजस्थान, जहां 1-1 है बीजेपी और कांग्रेस सामने, वहां कांग्रेस आज ही हार मान चुकी है। कोई हलचल नहीं तीनों चारों राज्यों में। मुझे गुजरात में कोई आपने सुना कोई कांग्रेस का नेता जाके कोई रैली कर रहा है? आपने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सुना कोई कांग्रेस का नेता मेहनत कर रहा है? उन्होंने विधानसभा ही छोड़ दिया था गुजरात जब में। विधानसभा में जीतने के बाद भी कोई मुगालता नहीं है बीजेपी को। लगातार इन 3-4 राज्यों में बीजेपी का मतलब, अपने गृह राज्य में प्रधानमंत्री 3 बार जो होके आए अभी। ये वस्तुस्थिति है। कर्नाटक में डीके शिव कुमार और बाकी कुनबा लड़ रहा है बीजेपी से, इसलिए बाय डिफॉल्ट वहां बीजेपी आएगी। तेलंगाना में क्योंकि उनकी सरकार है और जो क्षेत्रीय क्षेत्र है वो ताकत से लड़ रहे हैं। बीजेपी ने ऐसा ही यूपी में 2.5% पे आ गई कांग्रेस, अब ऐसे ही इसी कारणों से। बंगाल में गायब हो गई कांग्रेस, उड़ीसा में कांग्रेस गायब हो गई, तमिलनाडु में कांग्रेस गायब हो गई, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पूर्ण रूप से गायब हो गई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल बंगाल जैसी होगी अगले चुनाव में, यदि जरा भी नहीं ख्याल देते तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? कांग्रेस ने इन राज्यों का रिवाइवल के लिए क्या किया? तमिलनाडु में एक भी सीट अपने को नहीं मिल सकती, ये जानते हुए भी क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी का कुनबा लगातार तमिलनाडु और केरल में जा नहीं रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी विदेश गए हैं। खड़गे जी को तो अभी एक हिमाचल 68 सीटों वाला एक राज्य नहीं संभाल पा रहा है, और सबसे पुरानी 168 साल पुरानी पार्टी को 68 सीटों का विधानसभा का राज्य नहीं संभाले जाता है, क्योंकि आपके अंदर ही बीजेपी के सारे एजेंट बैठे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो क्षेत्रीय दल अगर फेल साबित होती है तो भारतीय जनता पार्टी फिर से भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल रिपीट करेगी। क्षेत्रीय दलों के मैं तो बार बार कह रहा हूं, कांग्रेस के भरोसे नहीं रह सकते आप। क्षेत्रीय दल ही होंगे जो बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, देश नीति के मंच पर आने के लिए। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अशोक वानखेड़े के मुताबिक, टाइगर के मुताबिक, कि भारतीय जनता पार्टी बड़े ही दमखम के साथ मैदान में तो उतरी है, लेकिन 270 या 272 का आंकड़ा बस क्रॉस करके सरकार किसी भी हाल में बना सकती है। लेकिन सीटें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आप कह सकते हैं घटती हुई नजर आ रही है। 303 से खिसक कर भारतीय जनता पार्टी 272, 280 या 290 के आसपास आ जाएगी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि 370 वो तो किसी भी हाल में संभव नहीं है। वहीं पर उन्होंने कांग्रेस पर भी बड़ी टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा है, अशोक वानखेड़े ने कहा है कि ये जो बड़ा एक आंकड़ा है कट। तो वहीं दोस्तों कांग्रेस पर अशोक वानखेड़े ने ये राय रखी है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बिखर गई है। कांग्रेस पार्टी वो विपक्ष नहीं बन पा रही है जो भारतीय जनता पार्टी को, जो नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सके। इसीलिए रीजनल पार्टीज जो है, इसीलिए जो क्षेत्रीय दल है, यानी टीएमसी, यानी महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी, आरजेडी, और दक्षिण में जितनी भी पार्टियां हैं जो रीजनल पार्टीज है, वही भारतीय जनता पार्टी को मात दे सकती है। लेकिन कांग्रेस अपने जगह पर मजबूत नहीं है। ऐसे में क्या वाकई क्षेत्रीय दल, सभी दलों की एकजुटता कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अलग अलग राज्य में नुकसान पहुंचाएगा, या भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार, नरेंद्र मोदी फिर एक बार थर्ड टर्म के लिए जो है वो जीत हासिल करते हुए नजर आएंगे? ये तो वक्त
आने पर ही पता चलेगा। फिलहाल ऐसी तमाम खबरों को, ऐसी पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए देश नीति को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें और देश नीति के साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।